अरे वाह, वॉइस नहीं आ रही। तो मैं ये कह रहा था प्यारे बच्चों कि लाइट जो है, लाइट काफ़ी ज़्यादा इश्यू क्रिएट कर रही है। तो कल भी आपकी क्लास नहीं हो पाई थी लाइट के कारण, और आज तो बहुत ही तगड़ा वाला आंधी तूफान आया जिसकी वजह से 6-7 घंटे से लाइट नहीं है करीब। तो जैसे ही लाइट आई तो मैंने सोचा कि क्लास रखी जाए, भले ही 20 मिनट की ही क्यों ना सही, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे होंगे और आपकी हमें फिक्र होती है भैया। ठीक है, तो इसलिए हम क्लास में मौजूद हो चुके हैं। जल्दी से आ जाएं बेटा, 2 चैप्टर रह रहे हैं सिलेबस फिनिश होने में, और मैंने आपसे बोला है लास्ट 8 या 9 तारीख तक, है ना। 10 तारीख होने नहीं देंगे, 10 से पहले बस कर देंगे सिलेबस का। तो देखिए भाई, कह रहा जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यही हैं कि भैया वो तार हो सकता है गर्म हो जाए, तो तापीय प्रभाव देखने को मिलता है। उसके चारों तरफ बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। और बेटा केमिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं जब किसी चालक के अंदर से विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। कह रहे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का तापीय प्रभाव। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले तापीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। कह रहा जब विद्युत धारा किसी उच्च प्रतिरोध, जिसके अंदर बेटा रेजिस्टेंट हाई हो, जिसके अंदर बेटा हाई रेजिस्टेंस हो, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है तो ये करंट को ज्यादा देर रोक के रखेगा, ज्यादा देर रोक के रखेगा तो इसका गर्म होना लाजमी है। तो जब विद्युत धारा किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार से गुजरती है, वायर से गुजरती है, जैसे कि बेटा नाइक्रोम, तो वो क्या करता है सर, गर्म हो जाता है, इवन उजाला भी देने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इसे तापीय प्रभाव कहते हैं, तापीय प्रभाव इसको कहते हैं। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह है ना, उनमें बेटा नाइक्रोम होता है, जो हीटर होते हैं। बेटा जी जो आपके इलेक्ट्रिक हीटर है ना, इलेक्ट्रिक हीटर जो आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हो या खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो इसी नाइक्रोम की मदद से ही हमको ऊष्मा दे रहे होते हैं। बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, फिर उस पर हम खाना वाना पका रहे होते हैं। कह रहा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का तापमान नियम क्या कहता है? कह रहा द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। क्या बेटा जी? स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट के स्क्वायर के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके सर, मान लिया आपकी बात। दूसरा कह रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि बेटा जी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध है और प्रतिरोध के साथ साथ क्या आप बोल रहे हैं सर? स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि एरिया जो है, एरिया के बराबर है। मतलब करंट का स्क्वायर, सॉरी वो एरिया अलग है, स्क्वायर का मतलब है उसकी पावर स्क्वायर होना, वर्ग। तो बेटा करंट के स्क्वायर के बराबर है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर, तो वो किसके बराबर है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट का स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और थर्ड नंबर पर है चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है। तो आई स्क्वायर आर टी आप लिख रहे होंगे, क्या लिख रहे होंगे प्यारे बच्चों? आई स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, बेटा जी एच इज इक्वल्स टू, यहां पर ये बार बार डबल एच लिखा हुआ है, ये सिंगल एच है। एच का मतलब है हीट, एच का मतलब प्यारे बच्चों हीट, एच का मतलब यहां पर हीट है, एक जगह और था ये। तो बेटा हीट जो है प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर, किसी चालक के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, पैदा हो रही है, तो वह उस चालक के बेटा जी जो करंट है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसके अंदर समय बह रहा है, जितने समय के अंदर। तो चालक में क्या हो जाएगा सर? आई स्क्वायर आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई भी अपॉन में नहीं रहेगा। तो हीट इज इक्वल्स टू आप लिख रहे होंगे बेटा आई का स्क्वायर, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और बेटा टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हीट को बेटा हम जूल में माप रहे होते तो जूल लिख देंगे। समझ गया? नहीं समझा? राधे राधे। हाँ, वेरी गुड। कह रहा एप्लीकेशन अनुप्रयोग, कह रहा इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है
उस प्रेस में बेटा हीटिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए यही सारी चीजें इस्तेमाल में ली जाती हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर जो ब्रेड को गर्म करता है, गीजर पानी गर्म करता है, और हेयर ड्रायर, इन सब में बेटा निक्रोम ही इस्तेमाल में लिया जाता है। दीज डिवाइसेज यूज निक्रोम, निक्रोम का वायर होता है बेटा, बिकॉज इसका प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध जितना ज्यादा रहेगा समय के साथ ही उतना गर्म होता चला जाएगा। तो इसमें नाइक्रोम का उपयोग होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। ऐसा भी नहीं है गर्म होता जा रहा तो पिघल जाएगा, पिघलेगा भी नहीं, आपको हीट प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन कभी कभी जब आपने घर पर जो हीटर देखा हो जिसमें स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग वाला हीटर देखा हो, जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो कई बार वो जो उसकी स्प्रिंग है वो बीच में से टूट भी जाती है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज बेटा, जिसको विद्युत फ्यूज कहते हैं। अभी हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहले नंबर पर हमने देखा यहां पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? कह रहा है ये एक सुरक्षा उपकरण है भैया। जैसे ही आपकी घर में बिजली की जो सप्लाई है उसमें जैसे ही लोड एकदम से ज्यादा आएगा या वायर पर बहुत ज्यादा लोड आता है तो फ्यूज जो है बेटा मतलब अपनी जगह से हट जाता है। तो इसका उपयोग विद्युत परिपथों को अत्यधिक धारा यानी बहुत ज्यादा करंट अगर उनके अंदर आ जाए, बहुत ज्यादा बिजली आ जाए या शॉर्ट सर्किट होने वाला हो तो उससे बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फ्यूज कहते हैं। फ्यूज खुद जल जाता है, खुद गल जाता है और जिससे परिपथ जो है टूट जाता है, बीच में ही करंट का फ्लो रुक जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, बहुत कम गलनांक होता है। तो धारा जो है सीमा से अधिक होने पर यह आसानी से पिघल जाता है। करंट जो है वो अगर एक सीमा से अधिक जाता है तो ये कह देगा कि भैया इससे ज्यादा बस की ना, मैं पिघल रहा हूं। मान के चलिए ये अलग वायर है, ये अलग वायर है और ये अलग वायर है और ये बेटा फ्यूज वाला वायर है, बीच में फ्यूज वाला वायर है। जैसे बिजली ज्यादा आती है ये अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ये गल जाता है, टूट जाता है। तो करंट का पथ जो था, परिपथ जिसको बोल रहे हैं विद्युत परिपथ, वो टूट गया तो बिजली आगे नहीं जाएगी। घर में देखे होंगे कि सर फ्यूज उड़ गया। हाई रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध जो है बेटा जी उच्च है ना, यानी कि आमतौर पर टिन और लेड की मिश्र धातु का बनता है बेटा, प्रतिरोध इसका थोड़ा ज्यादा है। वर्किंग, हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको, जिसमें करंट बह रहा होता है ना उस तार के साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। जैसे ही हीट बढ़ेगी, जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा, एक लिमिट तक ये झेलता है और उसके बाद गल जाता है, विद्युत परिपथ को बीच में ही कट कर देता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। अभी तक मैं जब आपसे बात कर रहा था तो हम तीन चीजों की बात कर रहे थे, एक तापीय, एक चुंबकीय, एक रासायनिक। तो अभी बात कर रहे हैं हम बेटा चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं। अगर जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि उसमें से बिजली गुजारी जाती है, तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जब बिजली गुजारते हो तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बेटा ऑरेस्टिड्स एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? कह रहा हंस क्रिश्चियन जो ऑस्ट्रेड हैं बेटा, उन्होंने खोजा कि धारावाही जो तार होता है, यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, उसके पास रखने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित डिफ्लेक्ट होती है। यानी कि इसने क्या डिस्कवर किया कि अगर कंपास जो है ना, जो दिक् सूचक होता है, जो हमें दिशा दिखाता है, अगर उसको हम किसी ऐसे वायर के पास रखते हैं जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही है, तो इसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाती है। मैं दिखाता हूं यहां पर। मान के चलिए ये कोई एक वायर है सर, इसमें करंट बह रहा है और आप एक दिक्सूचक लेकर आए, उसमें सुई होती है बेटा, है ना, नॉर्थ और साउथ को दिखाने के लिए इस तरीके से है, ऐसे करके मान के चलिए ईस्ट है, वेस्ट है। तो जैसे आप इसको इसके पास लेके जाते हो ना, इधर उधर ये हिलने लग जाती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब इन्होंने देखा यार कुछ तो यहां पर है जिसकी वजह से इस जो दिक् सूचक है इसकी सुई ने थोड़ा डिफ्लेक्शन शो किया। तो इन्होंने इस बात पर ऑब्जर्व किया, फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बताया कि भाई देखिए इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, नरम लोहे के कोर पर लिपटे तांबे के तार से बना एक अस्थायी चुंबक है ना, नरम लोहा है और उस पर बेटा जी क्या है, तांबे का तार जो है लिपटा हुआ है, उससे अस्थायी चुंबक बना है। और यह केवल तब तक काम करता है जब तक धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जब तक इस तार में बिजली प्रवाहित रहेगी तब तक ये चुंबक का काम करेगा, जैसे बिजली कट होगी चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक बेल होती है बेटा, विद्युत घंटी, जो घरों में बेल होती है ना, तुम यहां से स्विच दबाते हो उधर घंटी बज जाती है। तो यह धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करती है।
जैसे हम स्विच दबाते हैं तो चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है, उसका जो हथौड़ा होता है वो जाकर मेटल पर जा टकराता है और घंटी बज जाती है। ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, बताएं भाई। अब तीसरा प्रभाव चल रहा रासायनिक। हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? चुंबकीय पढ़ लिया, हमने तापीय प्रभाव पढ़ लिया। किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब सर ये चालक विलयन कौन सा है? भाई कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका बरसात का ही पानी हो। चालक विलयन जो है ना, इसको आप बरसात का पानी ही मान लो, है ना। बरसात का पानी, इसमें दुनिया भर के लवण हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते? जी सर बिल्कुल हो सकते हैं। तो बरसात का पानी जो है ये भी चालक विलयन है। तो ये बात क्या कर रहे हैं कि किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ए लिक्विड कंपाउंड बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी तरल पदार्थ में से बिजली हम गुजारते हैं तो जो पानी है, यानी कि उसमें तरल है तो उसमें पानी जरूर है, तो वह क्या बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन, विद्युत धारा किसी अन्य पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है ना। जैसे लोहे पर जिंक की परत या तांबे पर चांदी का जब हम लेप चढ़ाते हैं ना, तो इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से हम ऐसा कर पा रहे होते हैं बेटा जी। ठीक है। अब एक कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स, यानी कि आसुत जल। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है बेटा जी? कंडक्टिविटी कि तरल में बेटा जी चालकता, उसकी बात हो रही है। तो अगर आसुत जल जो है ना, वो आसुत जल बोले तो सर डिस्टिल्ड वाटर, ये कुचालक होता है, ये बात मैंने पहले बताई है। इसमें से बिजली प्रवाहित नहीं होती। लेकिन अम्लीय विलयन, खारा पानी और क्षार जो है ये सब सुचालक है, क्योंकि इनमें आयन होते हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाए क्या आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है, जो आसुत जल है, उसमें से बिजली प्रवाहित होगी, आप कहोगे सर नहीं होगी। चाहे कोई अम्लीय विलयन हो, चाहे कोई क्षारीय विलयन हो, या चाहे कोई खारा पानी हो, बरसात का पानी हो, उनके अंदर आयन्स होते हैं। इन आयन्स के माध्यम से ही बिजली ट्रेवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट, इसका बेटा की कंपोनेंट यही है कि हाई रेजिस्टेंस वायर निक्रोम इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे वो गर्म होने लग जाता है और हमें ऊष्मा देता है। मैग्नेटिक चुंबक, बेटा सॉफ्ट आयरन कोर पर बेटा कॉपर की वायर चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। केमिकल में बेटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, हीटर, आयरन फ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेल, क्रेन्स वगैरह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, ये सब एक से दूसरे पॉइंट पर चीजें भेजी जा रही होती हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेशल पॉइंट्स की, इसी टॉपिक के। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ टिन। फ्यूज का जो वायर है, मैंने अभी बताया, ये तो टिन का या लेड का बना रहता है। तो ये इन दोनों का बेटा मिक्सचर होता है। इन दोनों का बेटा जी ये मिक्सचर होता है। क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है। तो पूछ लिया जाए भाई किसका कितना हिस्सा रहता है, तो टिन का बेटा 63% हिस्सा रहता है और लेड का 37% हिस्सा रहता है। पीबी, लेड, सीसा। टंगस्टन इज यूज्ड इन बल्ब्स, बेटा ये बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए तो 3422 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा होता है। CFL एलईडी डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट। CFL और एलईडी जो है ये हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करती हैं, इसलिए वे अधिक कुशल हैं। यानी बेटा इतनी जल्दी मतलब जलती नहीं है, फूकती नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, तो बेटा आज के लिए इतना ही मैं रख लेता हूं इसको। उसका रीजन ये है कि बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। देखूं मैं इसको, अगर ये टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाए इस क्लास में, इस क्लास में बेटा नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगली क्लास भी है। बस क्लास इसलिए रख ली थी, आपको लगता है सर तो 2 दिन से गायब है, लेकिन बेटा सच में रियली में लाइट का इश्यू था। ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस सेट बेटा बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं, आपको मैं बता देता हूं। हमारे पास थंबनेल आ चुका है। हमारी टीम अभी बहुत जल्दी आपके अच्छी अच्छी क्लास रखेगी, मैं दिखा देता हूं आपको। कंटेंट की स्पेशल क्लास यूपी टेट की बेटा आपके लिए रखी जा रही है ना। 9 जून से स्टार्ट है और 9 जून से पहले मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज तारीख है 4 और अगले आराम से 4 दिन में हम 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है। हाँ बेटा साइंस याद करा दीजिए। बेटा साइंस याद नहीं करी जाती, समझी जाती है।
जितना समझोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। ठीक है। हाँ, सुबह 9 बजे ही कंटेंट की क्लास शुरू हो जाया करेंगी, स्पेशल क्लास सुबह 9 बजे। तो मेरी क्लास जो है वो 15 जून को है साइंस की। चलेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, थैंक यू। कल जरूर आपकी क्लास होगी अगर लाइट ने इशू क्रिएट ना किया तो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं भाई मैं टाइम से पहले आपका सिलेबस खत्म करके दूं आपको, है ना। थैंक यू, वरना आज इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते।